नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं प्रदेश हमारा की सबसे पहले बड़ी खबर आपको रेजिडेंट की हड़ताल से जुड़ी देंगे, जहां पर हाईकोर्ट ने रेजिडेंट्स की हड़ताल का अब स्वतः संज्ञान लिया है। जयपुर हाईकोर्ट पीठ में 2 बजे इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ में होगी सुनवाई। 19 अक्टूबर की रात से हड़ताल पर है रेजिडेंट्स की हड़ताल से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। सरकारी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को परेशानी हो रही है, तो लगातार रेजिडेंट्स की हड़ताल का असर जो है वो अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। और अब इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान हाईकोर्ट ने लिया है। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर। 2 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुनवाई के बाद क्या होता है इस पर सभी की नजरें रहने वाली हैं। कई मांगों को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है। संवाददाता सौरभ गृहस्थी लाइव इस वक्त हमारे साथ हैं। सौरभ, देखिए लगातार जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं वो 19 अक्टूबर की रात से हड़ताल पर है। अब क्योंकि खुद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है, क्या अपडेट, कितने बजे सुनवाई रहेगी? जी बिल्कुल, देखिए दोपहर 2 बजे ये सुनवाई जो है वो होने वाली है। एकल पीठ है जस्टिस समीर जैन की जो एकल पीठ है उसमें ये सुनवाई होगी, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में प्रसंज्ञान लिया है। और चिकित्सा शिक्षा विभाग, SMS मेडिकल कॉलेज प्रशासन और इसके अलावा जो जार्ड के प्रतिनिधि हैं उनको जो है वो तलब किया गया है। यानी उन तीनों जो अलग अलग कह सकते हैं कि प्रशासनिक लोग हैं, उन्हें जो है वो हाईकोर्ट में तलब किया गया है। और उन्हें वहां पर संभवतः ये कोर्ट द्वारा ये पूछा जाएगा कि आखिरकार रेजिडेंट जो है वो किस प्रकार से जो है वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। और इस मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग और SMS मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने किस प्रकार के कदम जो है वो उठाए, उसको लेकर संभवतः जो है वो कोर्ट पूछ सकता है। इसके अलावा कोर्ट ने 2 कमिश्नर जो है वो नियुक्त किए हैं, जिनको कहा गया है कि वो SMS अस्पताल जाकर देखें कि किस प्रकार के हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं। 19 अक्टूबर से रेजिडेंट डॉक्टर्स ने संपूर्ण कार्य बहिष्कार जरूर किया है, लेकिन उससे पहले 10 दिन जो है वो इलेक्टिव सेवाओं का बहिष्कार किया था। यानी पिछले 15 दिनों से लगातार मरीजों की दिक्कतें जो है वो बढ़ी हुई है। और ऐसे टाइम पे बढ़ी हुई है जब मौसमी बीमारियां एक तरफ परेशान कर रही हैं, साथ ही त्योहारी सीजन आ चुका है। यानी फिलहाल जिस प्रकार के कह सकते हैं कि ऑपरेशन टल रहे हैं SMS अस्पताल में, उसके चलते कई मरीजों की दिक्कतें इस लिहाज से बढ़ गई क्योंकि अब दिवाली जो है वो कुछ ही दिनों में आने वाली। यानी कई मरीजों के लिए ये दिवाली जो है वो काली दिवाली इस लिहाज से हो सकती है क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि दिवाली पहले उसका ऑपरेशन जो है वो हो जाए, ताकि वो अपने परिवार के साथ जो है वो दिवाली अच्छे से मना सके। लेकिन अगर ये लगातार ऑपरेशन टलते हैं तो कई मरीज जो है वो अस्पताल में ही उन्हें दिवाली जो है वो मनानी पड़ेगी, या फिर कहें कि जिस प्रकार का उनका ऑपरेशन होना है उस प्रकार की दिक्कतें जो है वो उनको उठानी पड़ सकती है। इस लिहाज से कोर्ट ने जो है वो इस पूरे मामले में प्रसंज्ञान लिया है। अब देखना होगा दोपहर 2 बजे किस प्रकार की सुनवाई जो है होती है, कोर्ट किस प्रकार के निर्देश देता है, क्योंकि कोर्ट जो है दोनों से ये पूछ सकता है कि आखिरकार को बता रहे हैं। आपका साफ तौर पर कहना है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स के अस्पतालों में नहीं आने से कई ऑपरेशन टले हैं, मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा, सीनियर डॉक्टर्स की इतनी संख्या नहीं है कि वो हर मरीज को अटेंड कर सके। इन हालातों को देखते हुए अगर हम अंदेशा लगाए तो आज कोर्ट की तरफ से क्या कहा जा सकता है? क्योंकि जाट के अध्यक्ष का लगातार कहना है कि हमारी मांगे हैं, हमारी जायज मांगे हैं, हम इसी तरीके से विरोध करेंगे, हड़ताल पर रहेंगे। देखिए, जिस प्रकार का कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया है उस लिहाज से ऐसा लगता है कि कोर्ट जो है वो इस मामले में सख्त जो है वो एक्शन ले सकता है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार की हड़ताल रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा की जाती है, बताया जाता है कि पिछले 1.5 साल में 4 बार रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो हड़ताल कर चुके हैं। और पिछले दिनों जिस प्रकार से चिकित्सा मंत्री ने इन्हें आश्वासन दिया था कि इनकी मांगे जो है वो मानी जाएगी, क्योंकि इनकी मांगे जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है और फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी थे वो विदेश दौरे पर थे। इस लिहाज से उनके आने के बाद ही जो है वो इनकी मांगों पर विचार जो है वो किया जा सकता है। ऐसे में बीच में संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर देना, इस लिहाज से रेजिडेंट डॉक्टर्स की जिस प्रकार की हड़ताल चल रही है उस पर कोर्ट जो है वो सख्त निर्देश जो है वो दे सकता है। संभवतः ये भी कह सकता है कि तुरंत जो है वो काम पर रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो लौटे, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर जब ये इस पढ़ाई में आते हैं तो उससे पहले इन्हें बॉन्ड भरना पड़ता है कि वो इस प्रकार की हड़ताल जो है वो नहीं कर सकते। मरीजों की जान जो है वो अपनी मांगों के लेकर मरीजों की जान संसद में जो है वो नहीं डाल सकते। इस प्रकार का जो है वो पहले से इनका जो है वो बॉन्ड
भरा हुआ होता है। इस लिहाज से कोर्ट जो है वो सख्त एक्शन जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स पर कर सकता है। तुरंत काम पर लौटने की बात जो है वो उन्हें कह सकता है। साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग और एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रशासन को यह भी कह सकता है कि क्या इनकी जो जरूरी मांगे हैं, जायज मांगे, उनको कितने दिन में टाइमलाइन जो है वो संभवतः कोर्ट तय कर सकता है कि टाइमलाइन के अनुसार इनकी मांगों को जो है वो जायज मांगों को पूरा किया जाए। क्योंकि देखिए स्टाइपेंड की बात जो है वो रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं, लेकिन देश के जो 20 राज्य हैं उनमें जो है वो टॉप पर जो कह सकते हैं कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है वो शामिल हैं। तो इस प्रकार की मांग करना कि उनका स्टाइपेंड जो है वो बढ़ा दिया जाए, ये सरकार का प्रोवेगेटिव होता है कि वो किस लिहाज से जो है वो इनका स्टाइपेंड बढ़ाए। इनके कहने से ये नहीं हो सकता कि इन्होंने कोई भी मांग जो है वो रख दी और वो तुरंत जो है वो मान ली जाए। ऐसे में कोर्ट भी जो है वो दोनों पक्षों को सुनेगा। जो कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं उनकी जो बात है वो भी सुनेगा कि एसएमएस में किस प्रकार के हालात जो है वो फिलहाल बने हुए हैं और किस प्रकार से मरीजों को दिक्कत न हो। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या आपने जांच के अध्यक्ष से कोई बात की, जो डॉक्टर मनोहर सियोल हैं, क्या आपकी उनसे कोई बातचीत हुई? उनका क्या कहना है इस पूरे मसले पर? क्योंकि दिक्कत बड़ी है, इतने समय से रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं कि व्यवस्था जो है अस्पतालों में पूरी तरीके से चरमरा गई है। उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए जो मनोहर सियोल हैं, जार्ड के अध्यक्ष हैं, वो फिलहाल तो चिकित्सा शिक्षा विभाग में जो निदेशालय है वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ देर पहले एसएमएस मेडिकल कॉलेज में तमाम डॉक्टर्स ने जो है वो प्रदर्शन किया है अपनी मांगों को लेकर। लेकिन मांग हो सकती है कि उनकी जायज हो, यह हो सकता है कि समय समय पर स्टाइपेंड जो है वो बढ़ाने की मांग की जा सकती है, लेकिन मरीजों को इस प्रकार के हालात में छोड़कर अपनी मांगे मनवाना ये कहीं से भी जो है वो उचित नहीं है। जिस प्रकार से चिकित्सा मंत्री ने इन्हें आश्वासन दिया था तो इन्हें कुछ दिन जो है वो इंतजार करना चाहिए था। इनकी मांगे नहीं मानी जाती तो कई और तरीके हैं जिसके जरिए ये अपनी बात रख सकते थे, लेकिन हड़ताल किसी भी तरह से जायज जो है वो नहीं ठहराई जा सकती। यही कारण है कि अब चिकित्सा विभाग जो है वो भी सख्त हुआ है। वो भी ये देख रहा है कि आखिरकार इनकी जो जिस प्रकार की हठधर्मिता है, जो लगातार इस प्रकार से हड़ताल करते हैं, उस पर क्या एक्शन लिया जा सकता है। संभवतः इस बारे में भी कोर्ट के सामने विभाग जो है वो अपनी बात रखेगा। जी जरा अस्पतालों के हालात के बारे में बताइए कि आप, क्योंकि आप लगातार, हमने देखा एसएमएस अस्पताल भी गए थे, वहां पर मरीजों से भी आपने बात की, सीनियर डॉक्टर से भी आप बात कर रहे हैं। कितनी व्यवस्थाओं में रेजिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल पर जाने से बदलाव हुआ है? क्या क्या दिक्कतें हैं? कितने ऑपरेशन टले हैं और कितने मरीजों की संख्या बढ़ी है? क्या कोई मौत की खबर भी है ऐसे में इस हड़ताल के चलते? देखिए भारी दिक्कतें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चूंकि सिर्फ एसएमएस मेडिकल कॉलेज ही नहीं, इसके अलावा जो प्रदेश के दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेज है वो भी हड़ताल पर चले गए हैं। साथ ही जो राजमेश के 18 मेडिकल कॉलेज है पूरे राजस्थान में, वहां के रेजिडेंट भी जो है वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इसके चलते मरीजों की दिक्कतें जो है वो ना सिर्फ जयपुर बल्कि प्रदेश भर में जो है वो बढ़ी हुई है। अस्पतालों में इस वक्त मेडिसिन और कार्डियोलॉजी विभाग, चूंकि हार्ट का मामले में कार्डियोलॉजी में आते हैं, तो वहां पर जो है वो खासी भीड़ जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। लंबी लंबी कतारें जो है वो लग रही हैं, क्योंकि सीनियर डॉक्टर एक ही डॉक्टर है और इस लिहाज से वो भी पूरा टाइम जो है वो उनको लेना पड़ रहा है। ऐसे में मरीजों को घंटों, खासतौर पर बुजुर्गों और महिलाओं को जो है वो दिक्कतें हो रही है। चलिए, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए सौरभ। तो अपने आप में ये बड़ी समस्या है और जिससे 2-4 हर दिन आम जनता हो रही है। फिलहाल एक बड़ी खबर है, उपचुनाव से जुड़ी है बड़ी खबर है। 7 सीटों पर कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार, दौसा से डीसी बैरवा संभावित उम्मीदवार, झुंझुनू से अमित ओला संभावित उम्मीदवार, बात रामगढ़ की करें तो वहां से आर्यन जुबेर खान संभावित उम्मीदवार है, देवली उनियारा से कस्तूरी चंद संभावित उम्मीदवार, सलूम्बर से रघुवीर सिंह मीणा, रेशमा मीणा का नाम है, खिलसर से दुर्ग सिंह, बिंदु चौधरी, सवाई सिंह का नाम सामने आया है। ये संभावित उम्मीदवारों की सूची हम आपको बता रहे हैं। 84 से महेश रोत और पोपट खोकरिया का नाम भी सामने आया है। तो कांग्रेस उम्मीदवारों की ऑफिशियल सूची का इंतजार है। 25 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक नामांकन का समय है, लेकिन इस बीच जो संभावित उम्मीदवारों की सूची है वो सामने आई है। 7 सीट जहां पर कांग्रेस अपने संभावित उम्मीदवार उतार सकती है। अरबाज हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं।
और बात देखिए, संभावित उम्मीदवारों की सूची हमारे सामने आई है जिसमें कई सारे नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। कुछ सीटों पर तो नाम एक ही है, लेकिन कई सीट ऐसी हैं जहां पर 3-4 उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए कि जो रामगढ़ और झुंझुनू सीट है और दौसा सीट है, इस पे तीनों पे एक ही उम्मीदवार का नाम सबसे आगे है। और जैसा कि आपने देखा कि डीसी बैरवा ने रात को सेलिब्रेशन भी किया था और ये बताया था कि उनके पास कॉल आ चुका है। वहीं आर्यन जुबैर जो हैं, जो कि जुबैर खान के पुत्र हैं रामगढ़ से, वो पिछले एक हफ्ते से अपनी सभाएं शुरू कर चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष भंवर जितेंद्र सिंह उनके साथ लगातार सभाएं कर रहे हैं। और कल रात को उन्होंने एक भावनात्मक पोस्ट भी डाला अपने पिता को याद करते हुए। तो उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। और जो झुंझुनू से अमित ओला हैं, वो सबसे मजबूत हैं। हालांकि पहले परिवारवाद को लेकर के सवाल भी उठे थे, लेकिन उनका विकल्प और उनका सामने कोई मजबूत दूसरा उम्मीदवार अभी लिस्ट में दूर दूर तक नहीं है। तो उनका नाम भी करीब करीब फाइनल माना जा रहा है। यहाँ पर 2 सीट ऐसी हैं जिनको अगर हम देखें, जिसमें 84 और खीसर हैं। दोनों पे ही पहले कांग्रेस गठबंधन के साथ में लड़ी थी लोकसभा चुनाव में। और अब जब गठबंधन को लेकर के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा इनकार कर चुके हैं, और ऐसी सिचुएशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो विकल्प हैं वो 2 से 3 रखे हैं कांग्रेस ने अपने पास में। आप देखेंगे कि जो खीसर हैं वहां पर सवाई सिंह है, बिंदु सिंह है और दुर्ग सिंह के नाम चल रहे हैं, जिसमें सवाई सिंह सबसे मजबूत माने जा रहे हैं। वहीं पर 84 में जो विनोद कुमार कटारा है, उनका नाम है, और महेश राउत का नाम है। हालांकि पहले यहाँ पर जो बीएपी के नाराज उम्मीदवार हैं पोपटलाल, उनको भी कांग्रेस ने जो है अपने साथ में लेने की कोशिश की थी, लेकिन अभी तक जो है उसको लेकर के स्थिति बड़ी असमंजस में है, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन है नहीं। ऐसे में अगर उनका ही कैंडिडेट लेकर के कांग्रेस उतरती है तो ये एक तरह की बड़ी नाराजगी दोनों पार्टी के बीच में होने की संभावना है। ऐसे में कांग्रेस अपने, लेकिन अरबाज, जब परसों आप वॉर रूम के बाहर पर जब मीटिंग हो रही थी तब आप वहां पर मौजूद थे, लेकिन वहां पर झुंझुनू से कुछ लोग पहुंचे हुए थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि इस बार किसी अल्पसंख्यक को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, नहीं तो कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर हम झुंझुनू से देखें तो संभावित उम्मीदवार के तौर पर अमित ओला का नाम सामने आ रहा है। क्या यही वजह है कि कांग्रेस थोड़ा लिस्ट को जारी करने में समय भी लगा रही है कि कहीं किसी की नाराजगी ना झेलना पड़े, पहले से ही सारी चीजों को सामंजस्य बैठाकर आगे लिस्ट जारी की जाए? देखिए, सामंजस्य बहुत जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के साथ में जो इनका वोट बैंक है उसका सोशल फैब्रिक बहुत एक तरह से पेचीदा होता है। और इस पेचीदा वोट शेयर को एक साथ साधना और सबको खुश रखना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में उस दिन जब बाहर माइनॉरिटी की तरफ से लोग आए थे, उन्होंने अपना मेमोरेंडम भी दिया, सुबह से शाम तक विरोध प्रदर्शन किया, शाम को उनको पीसीसी चीफ ने बुलाया भी, बैठ करके समझाया। अभी जो सिचुएशन है वहां पर यह है कि कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश की है कि जो नुमाइंदगी को लेकर के आगे आने वाले वक्त में उनको मौका दिया जाए और अभी जो कैंडिडेट हैं अमित ओला, उनको लाया जाए। क्योंकि कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी जो एक तरह से विकट स्थिति यह है कि जो हरियाणा के चुनाव है उसने इनके जो एक लहर थी, एक माहौल बना था, उसको कहीं ना कहीं पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो कांग्रेस ये चाह रही है कि जो राजस्थान की 7 सीट है इस पर जीत किसी भी तरह से, बिल्कुल अरबाज, और किसी भी तरह की कोई चूक ना हो सके और कहीं कोई नाराज ना हो सके, इसलिए कांग्रेस पूरी चिंतन मंथन के साथ इस बार मैदान में उतर रही। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार की धमकी के बाद बिश्नोई समाज लॉरेंस के समर्थन में उतर आया है। बिश्नोई टाइगर फोर्स ने लॉरेंस के लिए सड़कों पर उतरने का ऐलान तक कर दिया है। साथ ही कहा है कि बिश्नोई समाज शिकारियों, जिहादियों और राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ लड़ता रहेगा। आपको बता दें कि गुजरात में क्षत्रिय कर्णी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई के एनकाउंटर के लिए 1,11,11,111 रुपए का इनाम घोषित किया है। उन्होंने कहा है कि अमर शहीद सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई थी। उनकी तरफ से घोषित इनामी राशि उस पुलिसकर्मी को दी जाएगी जो लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा। उन्होंने कहा कि देश के लोगों को भयभीत नहीं बल्कि भयमुक्त होने की जरूरत है। लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार
करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाएगा। 26 साल से कानूनी लड़ाई लड़ते हुए समाज आ रहा है और उसमें उन्होंने कोई बात करती है उसको इतना मुद्दा बनाकर जिस तरीके की बात कर रही है, ये बहुत गलत है। और इस तरीके से पुलिस कर्मियों को उकसाना, उनके ऊपर इनाम घोषित करना, ये तालिबानी फरमान की हम खिलाफत करते हैं। अगर कानूनी रूप से लॉरेंस का संरक्षण होना चाहिए और अगर नहीं हुआ, बिश्नोई समाज सड़कों पर उतरेगा। एक एक बिश्नोई का बंदा लॉरेंस की जो है समर्थन मूत्र के उसकी जो है उसकी पैरवी करेगा और उसको आजाद करवाने की जो अपनी कानूनी भी लड़ाई लड़ेगा। आने वाले समय में बिश्नोई समाज सक्षम है किसी भी तरीके की कोई भी जो है मतलब जो है हरकतों के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देगा। और अब जोधपुर से आपको बड़ी खबर देंगे जहां पर पेपर लीक मामले पर बड़ा एक्शन हुआ है। 25-25 हजार की इनामी 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। भंवरी को पुणे, संगीता को सांचौर से गिरफ्तार किया गया। दोनों का डमी कैंडिडेट के रूप में इस्तेमाल किया गया था। 2021 के लंबित मामले में जांच के बाद ये गिरफ्तारी की गई है। तो पेपर लीक मामला सबसे बड़ा मामला जिस पर लगातार कार्रवाइयां जा रही हैं। 2021 के लंबित मामले में जांच के बाद अब गिरफ्तारी हुई है। 25-25 हजार की इनामी 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई है। एक का नाम भंवरी है जिसे पुणे से गिरफ्तार किया है, दूसरा का नाम संगीता है, उसकी भी गिरफ्तारी हो गई है। दोनों पर 25-25 हजार का इनाम था और दोनों की गिरफ्तारी के बाद अब कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं। देखिए, अभी तक इस पूरे मामले पर कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 2021 पेपर लीक का ये पूरा मामला, कई गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। अभी और कई गिरफ्तारियां बताई जा रही हैं। इस पूरे मामले पर लगातार एसओजी की टीम एक्शन में है। 2021 के मामले में जांच के बाद गिरफ्तारी हुई है। दरअसल दोनों का डमी कैंडिडेट के रूप में इस्तेमाल किया गया था, ये जानकारी सामने आ रही है। भंवरी को पुणे से, संगीता को सांचौर से गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों ही महिलाएं अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। आगे इनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। इससे भी कई और जो लोग जुड़े हुए हैं उनके तार खुलते हुए नजर आएंगे। टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। करीब 50,000 के 2 इनामी संगीता एवं भंवरी दोनों को अभी कल गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसके लिए हम लोगों ने ऑपरेशन बेंच वार्मर्स चला रखा था। बालोतरा में एक फर्जी अभ्यर्थी बिठा के नीट परीक्षा में घपला करने का, वही घोटाला करने का एक बड़ा कांड हुआ था 2021 में, जिसमें वांटेड इन दोनों अपराधियों को, दोनों वांटेड आरोपी थी जिन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। संगीता को सांचौर से भागते हुए जोधपुर की सीमा में, जोधपुर रेंज की सीमा में पकड़ा गया। और दूसरी भंवरी जो छुपकर पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में रह रही थी, वहां जाकर हमारी टीम ने उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। प्रोडक्शन वारंट पर उसको लेकर आ गए। टीम अभी भी रास्ते में ही है। तो ये दोनों बड़ी सफलताएं मिली है। फोन लाइन पे संवाददाता हमारे साथ है चंद्रशेखर। पेपर लीक मामले में ये एक और बड़ा खुलासा यहां पर देखने को मिल रहा है। 2 महिलाएं गिरफ्तार की गई हैं। देखिए, बात करें तो जिस तरह से जोधपुर रेंज आईजी ने एक नवाचार किया था, जैसे ही यहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया था, इसके साथ ही एक साइक्लोनर टीम का इन्होंने जो है निर्माण किया था। ये साइक्लोनर टीम लगातार एक के बाद एक बड़े धमाके कर रही है और इसी कड़ी में जो है ये एक 26वां सफल ऑपरेशन जो है इनकी तरफ से किया गया और 25-25 हजार रुपए की 2 इनामी जो आरोपी थी उन्हें गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही पेपर लीक में जो है डमी बनकर जो परीक्षा देने पहुंची थी। बात करें तो ऑपरेशन बेंच वार्म्स के तहत इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। संगीता और भंवरी इन दोनों का नाम बताया जा रहा है। भंवरी को पुणे से और संगीता को सांचौर से गिरफ्तार किया गया है। दोनों ही डमी कैंडिडेट के रूप में जो इनका इस्तेमाल किया गया था और वर्ष 2021 की जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको लेकर जो है ये लगातार इनकी तलाश जारी थी और इनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था। जी, दोनों की गिरफ्तारी के बाद अब क्या बड़े खुलासे हो सकते हैं? क्योंकि सोचिए, ये 2 महिलाएं ऐसी थी जिनकी तलाश बहुत लंबे समय से हो रही थी। यहां तक कि इनमें 25-25 हजार का इन पर इनाम भी घोषित था। निश्चित तौर पर बात करें जो 2021 की जो भर्ती थी उससे जुड़े ये एक महत्वपूर्ण कड़ी इन दोनों को जो है माना जा रहा है। 25-25 हजार का जो दोनों के ऊपर इनाम था और निश्चित तौर पर इनसे पूछताछ में जो है कई और तार खुलेंगे और कई तार जुड़ेंगे, जिससे आगे की जो जांच है वो आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं सहायक सिद्ध होगी। पूछताछ के बाद जो है तमाम चीजें सामने आएगी और कई ऐसे तथ्य है जिनकी जानकारी पुलिस लगातार जो है जानने का प्रयास कर रही थी। कहीं ना कहीं से पूछताछ के बाद ये चीजें सामने आएगी। जी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने चंद्रशेखर। तो फिलहाल
इन दोनों की ही गिरफ्तारी हो गई है। अब दोनों के गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। पूर्व सांसद नमो नारायण मीणा का वीडियो वायरल हुआ है। भाई हरीश मीणा पर धोखा देने का आरोप लगाया है। वायरल वीडियो में टिकट मांगने की बात कर रहे मेरे भाई ने धोखा कर दिया। नमो नारायण मीणा की तरफ से कहा गया है, वो एमएलए था, मुझे चांस मिलता तो जीत जाता। हरीश मीणा यहां से विधायक था, वो चाहता तो मुझे टिकट मिलता। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो पूर्व सांसद नमो नारायण मीणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने भाई पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है इस वायरल वीडियो में, सुनिए जरा। हाँ, अब के मैंने टिकट मांगा था और मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा कर दिया। उसको एमएलए था, मेरे को अपने चांस देता था तो मैं जीत जाता। हाँ, अब के मैंने टिकट मांगा था और मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा कर दिया। उसको एमएलए था, मेरे को अपने चांस देता था तो मैं जीत जाता। हाँ, अब के मैंने टिकट मांगा था। और अब जयपुर से बड़ी खबर है। मुस्लिम वक्फ से जुड़े मामले में अपडेट। शिया इमामबाड़े से जुड़े हैं मामले में विधायक करवाएंगे कार्रवाई और जेडीए में शिकायत कर कार्रवाई करवाएंगे विधायक। हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कार्रवाई की बात कही है। दोपहर से पहले जेडीए पहुंचकर अधिकारियों से शिकायत करेंगे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आई है। तो एमएलए बालमुकुंद आचार्य ने कार्रवाई की बात कही है। हवा महल से विधायक हैं बालमुकुंद आचार्य और साफ तौर पर कहा गया है कि मुस्लिम वक्फ से जुड़े इस पूरे मामले पर विधायक जो है कार्रवाई करवाएंगे। शिया इमामबाड़े से जुड़ा ये पूरा मामला है और जेडीए में शिकायत कर कार्रवाई करवाएंगे विधायक। खुद मौके पर पहुंचे थे और न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि वो खुद इस पूरे मामले पर बात करेंगे और कार्रवाई करवाएंगे। महाराष्ट्र के चुनावी माहौल के बीच हलचल बढ़ गई है क्योंकि सवाल उठ रहा है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई राजनीति में आएगा। दरअसल उत्तर भारतीय विकास सेना नाम की इस पार्टी ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को बाकायदे चिट्ठी लिखी है और उनको महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए कहा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। क्या महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेगा लॉरेंस? उत्तर भारतीय विकास सेना ने दिया ऑफर। हमें आप में शहीद भगत सिंह दिखते हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में नया ट्विस्ट आ चुका है। दरअसल एक राजनीतिक दल ने गैंगस्टर लॉरेंस को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। उत्तर भारतीय विकास सेना नाम के इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने लॉरेंस बिश्नोई को बाकायदा चिट्ठी लिखी और उसको महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का अनुरोध भी किया है। इस पार्टी ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तुलना शहीद आजम सरदार भगत सिंह से की है। पार्टी ने अपने बयान में कहा है कि हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी उन्हें जीत दिलाने के लिए कोशिश करेंगे। उन्होंने लॉरेंस को लिखे लेटर में आगे लिखा है कि हमें गर्व है कि आप पंजाब में जन्मे उत्तर भारतीय हैं। हम उत्तर भारतीय विकास सेना के नाम से एक राष्ट्रीय और महाराष्ट्र राज्य पंजीकृत एक राजनीतिक दल है जो देश में उत्तर भारतीयों के अधिकारों के लिए काम करते हैं। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ चुका है। मुंबई पुलिस भी इसको लेकर जांच कर रही है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे